हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना सेकंड टाइप का एनीमिया पढ़ेंगे जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक जैसे कि नाम बता रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, साइटिक मतलब साइज, जिसमें सेल का साइज बढ़ गया है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया कम लोगों को होता है और इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो घर बीमारी में कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, मेन आपके डेफिशिएंसी का ही रोल होता है। और अगर आप B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर लेते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाता है। आइए देखते हैं इसको। मैक्रोसाइटिक अनीमियाज में आरबीसी का साइज बड़ा होता है, ग्रेटर देन 9 माइक्रोमीटर, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल होता है। एमसीवी और एमसीएच बढ़े हुए होते हैं और एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। तो दो पैरामीटर आपके बढ़ गए, एक नॉर्मल हो गया। एग्जाम्पल, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से होता है। एप्लास्टिक अनीमिया सेकेंड है इसका। लीवर डिजीज में अनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और माइडलोप्लास्टिक सिंड्रोम। डेफिनेशन, माइक्रोसाइटिक अनीमिया में आरबीसी का साइज ग्रेटर देन 9 यूएम होता है, एचबी कंटेंट नॉर्मल होता है, एमसीवी और एमसीएच इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि साइज बढ़ गया है, तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगी और एमसीएच ही नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसके दो टाइप होते हैं। मेगलोब्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक डीएनए के सिंथेसिस डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा डीएनए सिंथेसिस ही खराब है, आरएनए सिंथेसिस ठीक है इसमें। नॉन मेक्लोब्लास्टिक अनीमिया में ये लिवर डिजीज, एल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और एप्लास्टिक अनीमिया की वजह से होता है। मेग्लोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाता है। इसकी वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी हो जाती है। एसिंक्रोनी का मतलब ये हो गया कि जो एक साइकिल होती है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन की, कि वो डिस्टर्ब हो जाती है और हीमोग्लोबिन एक्सेस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स बड़े और लार्ज और रेड दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें एक्सेस है। और इसको सिंथेसाइज करने के लिए B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है इसमें मेन। आरएनए सिंथेसिस जैसे कि हमने बताया नॉर्मल होता है, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स इसमें बड़े हो जाते हैं। फिर हम B12 साइनोकोआल्बिन को देख लेते हैं। ये साइनोकोबाल्बिन को मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ये एनिमल लिवर में स्टोर हो जाते हैं। जो लोग बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनकी में ये डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में ये बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पाया जाता है और नॉनवेज सोर्सेज में इसकी एक अच्छी हेल्दी अमाउंट होती है। हालांकि आजकल B12 के सिरप भी आ गए हैं, टैबलेट्स भी आ गई हैं, तो जो उससे वेजिटेरियन लोग सप्लीमेंट कर लेते हैं। न्यूरोबियन फोर्ट आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड आता है, वो इसमें अच्छा काम कर देता है। इसका एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है। फूड प्रोटीन, फूड में जो प्रोटीन है वो बाउंड हो जाता है, उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक रिलीज होगा वो आर प्रोटीन में निकल जाएगा, डुओडेनम में आर प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर को बाइंड कर देगा। उसकी वजह से वो इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट 2 से 5 माइक्रोग्राम पर डे होती है। सीरम लेवल इसका नॉर्मल 180 से 640 एनजी पर लीटर होता है। यानी सीरम लेवल का मतलब ये होगा कि जब भी आप B12 का टेस्ट कराएंगे या किसी की टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, उसमें इसी के बीच में वैल्यू आ रही होगी। इसकी डेफिशिएंसी का मेन कॉज होता है पुअर डाइट। इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज डिमांड आप हमेशा ध्यान रख लो, आयरन की जित कोई भी एनीमिया होगा, इंक्रीज डिमांड हमेशा प्रेगनेंसी में आएगी या छोटे बच्चे में जिनमें ग्रोथ पूरी नहीं हुई है उनमें आएगी। थर्ड हमारा कॉज होगा माल अब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना तो पूरा जा रहा है, वो मटेरियल जो चाहिए वो पूरा जा रहा है लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसका कारण लो एसिडिटी हो गई और गैस्ट्रोएक्टोमी हो गई। ठीक है, कुछ वैसे भी होते हैं पैरासाइटिक कंडीशन, जैसे फिश टेप वॉर्म है, वो अगर किसी के ब्लड में स्टमक में आ जाए तो वो B12 को खा जाता है। सेकंड जो हमारा डेफिशिएंस होने वाली चीज़ थी वो फॉलिक एसिड था, जिसको हम पेट्रोइल मोनोग्लूटामिक एसिड कहते हैं। इसकी सोर्सेज भी मिल्क, एग्स, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, यीस्ट होते हैं। ये तब डिस्ट्रॉय हो जाता है फॉलिक एसिड जब कोई भी चीज़ ओवर कुक करी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो रोड साइड से खाना ना खाया जाए, बिकॉज वहाँ हमेशा भट्टी चलती रहती है, जैसे छोले भटूरे वाला है, तो वो कढ़ाई कभी बंद नहीं होगी, वो हमेशा उसमें आग देते रहते हैं, तो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका भी एब्जॉर्प्शन है जूजिनम से होता है, और कुछ फाइल फोलेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जिस जो इसको ले जाके कर देते हैं। अलग से इसका आयरन की तरह जैसे ट्रांसफरिन था जो उसको प्रोटीन
उसका ट्रांसपोर्टेशन दिखता था, ऐसा नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट्स में होती है 4 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेशन में 500 ग्राम पर डे। सीरम फोलेट लेवल 3 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। आरबीसी में फोलेट 160 से 640 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। देखिए ये जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं ये हर किसी को रटनी पड़ती हैं, तो इनसे कभी मत घबराइएगा, इनको आपने नोट्स बनाए। मैंने आपको हमेशा एग्जाम का सबसे बड़ा हैक क्या दिया है, जो भी चीज़ रटने वाली है वो कंसाइज फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, साफ राइटिंग में आप लिखिए। तो एग्जाम से पहले अगर एक हफ्ते पहले भी आप उसका रट्टा लगा लेंगे तो आपको एग्जाम तक वो चल जाएगी। कॉन्सेप्ट बनने में टाइम लगता है, तो उसको जितना टाइम हर किसी को लग रहा है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से आता है, तो उतना टाइम आप दीजिए, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सीमेंट होने दीजिए, बैठने दीजिए। इसकी भी डेफिशिएंसी में देखिए, अब मतलब अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो चैप्टर बहुत ईजी है। हर बीमारी में डेफिशिएंसी होगी, हर बीमारी में डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन होगा, यानी वो खा तो पूरा रहा है और वो नहीं हो रहा है। तीसरा होगा कि इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी और उसकी वजह से। तो एक अनीमिया आप ढंग से कर लीजिए, बाकी 3 भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, पुअर डाइट हो गया, इंक्रीज डिमांड, लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म, माल ऑब्जॉर्प्शन, फोलेट, एंटागोनिस्ट। अच्छा, लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म हर चीज का एक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कॉज होता है। तो अगर आप कुछ भूल जाएं तो आप इन पर भी लिख सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के। इसमें भी पेलोर होता है, ब्रेथलेसनेस, माइल्ड जॉन्डिस। पेलोर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेलोर पे कई टीचरों ने यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना दी रखी हैं, एक बार आप देख लीजिए, पेलर आपको समझ में आ जाएगा। पेलर फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है, और जो हमारा ब्लड होता है जब हम स्किन को देखते हैं, पास से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें रेडिश पिंकिश टिंज दिखाई देता है, लेकिन पेलर में वो टिंज कम हो जाता है एनीमिया की वजह से, और वहाँ येलोइशनेस आ जाती है। पूरी येलोइशनेस नहीं आती, पूरी येलोइशनेस तो आपको माइल्ड जॉन्डिस में दिखेगी। ब्रेथलेसनेस, क्योंकि आयरन ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, जब आयरन ही कम है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो ग्लोसिस्ट्राइटिस, एंगुलर स्टोमेटोटाइटिस, पिगमेंटेशन ऑफ नकल्स। B12 की डेफिशिएंसी आप वैसे भी पता कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंस है, जैसे कि टिंगलिंग हो गई, नमनेस हो गई, जो आपके फिंगर टिप्स हैं यहाँ पे टिंगलिंग होगी। आपको कई कई बार थोड़ी देर आप बैठे रहोगे, आपको अपने जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो कम फील होंगी। मेमोरी लॉस, आप चीज़ों को कम याद कर पाएंगे, ये सबसे मेमोरी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाए तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाता है, इसीलिए हर प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और B12 का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आएगी इसमें, HB, PCV, RBC तीनों गिर जाएंगे, MCV, MCH इंक्रीज हो जाएंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक RBC हो जाएंगे, इसमें होवेल जॉली बॉडीज मिलेंगी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। बोन मैरो में क्या होगा, हाइपर सेलुलर हो जाएगी और एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, मैग्लोब्लास्टिक मैचुरेशन हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, सीरम फॉलेट लेवल गिर जाएगा, आरबीसी फॉलेट गिर जाएगा, सीरम कोबालमिन गिरा हुआ मिलेगा, होमोसिस्टीन इंक्रीज मिलेगा और मेथाइल मैनोलिक एसिड इंक्रीज मिलेगा। ये हमारा एक शॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें इंक्रीज होती है, होमोसिस्टीन और मिथाइल मैलोनिक एसिड। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट डाइट डेफिशिएंट विटामिन रिप्लेस करें, डाइटरी एडवाइस लें। रेटिकुलोसाइट 2-3 दिन में बढ़ेगा, शुरू में हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, एक हफ्ते बाद हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लग जाएगा और 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी इसके सिम्टम सबसाइड कर जाते हैं। अच्छा, एक हो गया मैक्रोसाइटिक अनीमिया इन माइलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम, MDS। देखिए MDS की जो सिम्टम्स हैं वो माइक्रोसाइटिक अनीमिया जैसे ही होते हैं, लेकिन MDS एक प्री लूपमिक कंडीशन है, यानी कि ये एक प्री कैंसर कंडीशन है ब्लड की। इसमें इनफेक्टिव हेमोपोइटिस होता है तीनों सेल लाइन में। ठीक है, तो हमको हमेशा इसको डिफरेंशिएट रखना है। इसमें MCB, RBC मैक्रोसाइटिक दोनों वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगी। फिर आगे हमारा ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया में इन क्या है, जो हमारे रेड सेल्स की सोर्स है बोन मैरो, वहीं से ही फैक्ट्री में दिक्कत आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पेंसिसाइटोपिनिया, यानी RBC, WBC सबकी जो बेसिक प्रोडक्शन है वही खराब हो गई। और ये जेनेटिक भी हो सकती है, जिसको कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, फैनकनी, ड्रग्स, टॉक्सिन, रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि उसका कॉज हमें पता नहीं चल पा रहा। इसमें मेन इसका जो टेक्निकल नाम होता है उसको हम बोलते हैं पेंसिसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
इसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ट्रांसफ्यूजन बहुत चाहिए होता है, बिकॉज आपकी जो बेसिक अभी तक हमने जो पढ़े थे डिजीज, उसमें क्या था, डिजीज को मतलब सोर्स तो इफेक्टिव तो हमारी सही चल रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे क्या बनी नहीं रही, और कोई चीज बनी नहीं रही तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसमें हमें इम्यूनोसप्रेशन भी करना पड़ता है और बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी इसमें करना पड़ता है। ठीक है, ये एक नीचे टेबल फॉर्म में बताया मैंने आपको। टेबलर फॉर्म हमेशा मेरी वीडियो को पॉज करके आप उसे अब तो अपने नोट्स में बनाइए और बार बार देखिए, क्योंकि जो इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपस में काफ़ी मिले हुए होते हैं, तो टेबलर फॉर्म में वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। छोटी सी समरी हम कर लेते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का की कॉज होता है B12 फोलिक एसिड डिफिशियंसी। लिवर डिजीज भी हो सकते हैं इसका कॉज, और इसमें लिपिड मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। MDS जो होता है वो प्री ल्यूकेमिक बोन मैरो डिफेक्ट होता है, जो कि आगे ल्यूकीमिया की बना देता है। ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो फेलियर होता है, यानी कि वो बोन मैरो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, और इजी है, आप बस करते जाइए मेरे साथ, मैं आपको सब करवा